ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है? फर्स्ट थिंग इज ओनली इक्विलिब्रियम। तो एक तो इक्विलिब्रियम होती है फिजिक्स के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे जब कोई बॉडी होती है तो उस पे द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो फिर वो जो बॉडी होती है इक्विलिब्रियम पर होती है, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम इससे एक डिफरेंट सी चीज होती है जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उसी को हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। इरिवर्सिबल रिएक्शन आप जानते हैं कि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं, कहा जाता है कि 99% रिएक्शंस जो होते हैं वो नेचर में वो इरिवर्सिबल होते हैं, और सिर्फ 1% रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिनमें वापस प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम डबल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं। सो लाइक डबल हेडेड एरो इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बन रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बन रहा होता है। बाकी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। कभी भी तो इट गोज टू कंप्लीशन कि हमेशा ये रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इरिवर्सिबल में। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी 100% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, रिएक्शन बीच में आकर स्टॉप हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अच्छा, एग्जाम्पल में जो रिएक्शंस इरिवर्सिबल में एक्सक्लूजन है, धमाका जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन सारे इरिवर्सिबल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। एसिड और बेस को मिलाकर आपने सॉल्ट और वाटर बना दिया तो उसको वापस नहीं कर सकते हैं। और जितने बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक डाइजेशन वगैरह, तो वो सब के सब इरिवर्सिबल होते हैं, तो वापस रिवर्स नहीं हो सकते। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में फ्यू एग्जाम्पल है, जैसे कि ये हेबर प्रोसेस है। इस तरह से कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं कॉन्टेक्ट टावर के अंदर जो रिएक्शन होता है, और उसके बाद आखिरकार जो है वो SO3 की फॉर्मेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद एक ये वीडियो है, आई थिंक इट कैन बी ओपन। यस, तो उसमें आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड ब्लू बॉटल रिएक्शन। इसमें ये ग्लूकोज डाला गया, ठीक है, फ्लास्क के अंदर। ठीक है, ये ग्लूकोज इसके अंदर सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया पानी में। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है, KOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में डाला जा रहा है, सॉलिड स्टेट में, हाइग्रोस्कोपिक सा सॉलिड होता है। इसके बाद इंडिकेटर डाले मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर डालने के बाद इसको जो है वो शेक कर दिया गया, तो देखा ब्लू कलर हुआ है। ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है लगभग। तो अब यहाँ से अब आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज दोबारा आएगा ना, कि दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ब्लू कलर का भी दिख रहा है, तो ये देखें इसको कलरलेस हो गया। ठीक है, तो ये कलर वापस हो गया, इसका रिएक्शन रिवर्स हो गया। अब देखेंगे फिर इसको शेक करेंगे तो फिर ये फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड से मुराद के फिर ये ब्लू कलर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखें ब्लू कलर आ गया इसके अंदर दोबारा से। फिर जब अगेन जब ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा तो अगेन ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट वापस दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाता है। इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज केमिस्ट्री। देखिए फिर तो दोबारा ये वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल। नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट की जब हम बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट वो पॉइंट होता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो दोनों की स्पीड जिस पॉइंट पर बराबर होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन लगता है कि स्टॉप हो चुका है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। असल में वो दोनों डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस सेम स्पीड पर मूव कर रहा होता है, इसलिए ऐसा बाहर फील होता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, रिएक्शन जो है वो रुक गया है। ठीक है, और ये एक इक्विलिब्रियम जो है वो इसलिए कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। डायनामिक क्यों, चूंकि मोशन में भी है और इक्विलिब्रियम भी है। अब मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हम यहाँ पर लेते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक मॉलिक्यूल है, गैसेस। तो इसको क्या होता है कि अगर इसको हीट किया जाए तो हीट करने पर ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर NO2 के N2O4 बनाते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये जो अच्छा इसका ये शायद ये रिवर्सिबल रिएक्शन सॉरी इसमें मौजूद है, ठीक है, तो इसको आप रिवर्स कर दें। मतलब N2O4 की डिकम्पोजिशन है कि N2O4 जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, तो वो जब इसको जब हीट करते हैं तो सूरत में वो NO2 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है। अब इसमें चेक करें यहाँ पर तो रिएक्शन के स्टार्ट में जो ग्राफ में अगर हम शो करें तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, आखिरकार जो है वो रिएक्टेंट टाइम टू टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक कि वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस तरह ये प्रोडक्ट की लाइन ये वाली है N2O2 वाली लाइन, तो शुरू में तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ नहीं होती है, फिर बाद में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ इस पॉइंट के आगे देखें, इस पॉइंट से आगे जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। उसका मतलब कि दोनों की स्पीड, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनने की स्पीड बराबर हो गई। यही पॉइंट हमारा कहता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद रीच कर जाता है। तो उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक इसका जो लॉ इससे हम प्रूफ करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, जिससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं इसको, जो साइंटिस्ट ने पेश किया था कोल्बर्ग और वेज ने शो किया था। स्टेटमेंट याद रख लें, इस स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट को, या फिर हम कह सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिव मास किसे कहते हैं? एक्टिव मास इज एक्चुअली जस्ट कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, मोल्स पर डीएम क्यूब को ही हम एक्टिव मास कह रहे होते हैं। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि मोलैरिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अच्छा इसके बाद एक डेरिवेशन की जाती है, तो डेरिवेशन तो जाहिर सी बात है कि बहुत सिंपल सी इसमें, वैसे आएगी तो नहीं, एप्टीट्यूड में आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछते, ठीक है। अब इसके अंदर वजह से A प्लस बी और C प्लस डी ये चार आपको जो है वो रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, MnXy इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट A और B है, और जो जो कोफिशिएंट में टर्म होगी नंबर ऑफ मोल्स उसको हम पावर में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट होगा KF। KF क्या है? KF इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हम इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D ले लेंगे और कांस्टेंट लगा लेंगे KB। KB जो है वो रेट कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी नॉट फॉरवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम पर हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर होती है, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया कर दिया जाएगा और आखिरकार हमारे पास ये लास्ट में बिल्कुल ये एक इक्वेशन आ जाएगी कि KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और KF अपॉन KB को हम शॉर्टकट में लिख दें KC, और यही KC कहलाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये पूरी जो एक्सप्रेशन होती है ये वाली कहलाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है KC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। और सिर्फ जो KC होता है तो KC जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और KC खुद क्या होता है कि KF और KB के बीच का एक रेशियो होता है, ठीक है। फिजिक्स, अच्छा अच्छा वहां बैठो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ तक का मसला किसी को ओके क्लियर है यहाँ तक?
इक्विलिब्रियम लॉ जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये डेरिवेशन, ये मेन न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूला है Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिसको हमें याद रखना होता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए आपको। सिंपल होता है, अब जैसे कि मैं एक इक्वेशन का 1 का बताऊंगा तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट हो गया आपके पास ओजोन O3, ठीक है, और जो उसकी कोफिशिएंट होगी वो पावर बन जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अच्छा ये नीचे आ गया, फिर रिएक्टेंट में आ गया आपके पास O2, और जो उसकी जो कोफिशिएंट है उसका पावर बना देंगे, 3 है तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बाकी सारे आप कर ही लेंगे, इतनी सब आपसे हो जाएगा, लेकिन बनाना आता है ना, इसमें तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये सब आप बना लेंगे, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके बारे में हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे पहले तो ये रेशियो होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब Kc खुद क्या होता है, Kc इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट लाजमी है। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर ना हो, P अपॉन R, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को अगर हम इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और स्टेट में हम फाइंड आउट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर हम उसको Kc नहीं कहते हैं। Kc तो सिर्फ और सिर्फ कब होगा कि जब इक्विलिब्रियम पर हम इन दोनों के रेशियोज को फाइंड आउट करें, और इक्विलिब्रियम के अलावा अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर करते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाता है? मतलब इक्विलिब्रियम रीच करने से पहले अगर हम किसी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं? नोबडी नोस? नो, Ksp नहीं होता, ठीक है, Ksp इज डिफरेंट थिंग, वो होता है कैपिटल Q, वो Q होता है। Q इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इस Q ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर ही होता है, सॉरी P अपॉन R, लेकिन फर्क ये है कि इस Q को हम लोग कहते हैं रिएक्शन क्वोशेंट, दैट इज नॉट Ksp, दिस इज एक्चुअली रिएक्शन क्वोशेंट। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्वोशेंट Q4 होता है क्वोशेंट, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पर अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो इट इज कॉल्ड Q, ठीक है। तो ये रेशियो होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। सो और इसके अलावा ये दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रेशियो बिटवीन टू रेट कांस्टेंट। अभी पीछे हमने पढ़ा है Kf अपॉन Kb, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तभी Kc की वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। और इसकी वैल्यू, थर्ड पॉइंट है वो याद रखें कि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करने से Kc की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर में अगर आप वेरिएशन पैदा करेंगे, टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो उस सूरत में जो है वो Kc की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई के इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है बट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सही है। तो कंसंट्रेशन पर कोई भी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज लाजमी बनते हैं इससे कि याद रखें इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, Kc की वैल्यू कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होती है। किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Kc की वैल्यू जब भी फाइंड आउट होती है फिक्स टेम्परेचर पे फाइंड आउट होती है। अगर आपने टेम्परेचर में वेरिएशन कर दी तो फिर वो Kc की वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा, तो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और Kc की वैल्यू डबल हो जाती है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पर, ठीक है। मतलब अब Kc की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पे वो डबल हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी रिएक्शन उसकी Kc की वैल्यू 4 है, तो अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज कर देंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि वो 4 से डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब हर 10 डिग्री पर जो है वो Kc की वैल्यू डबल हो जाती है। और ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए उसके डबल हो, मतलब फिर डबल के बजाय 4 टाइम्स हो जाएगा हर 10 डिग्री पर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जस्ट 10 डिग्री पर डबल और होता है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 टाइम्स हो जाता है, उसके डबल में बढ़ रहा होता है मतलब। तो इसी को हम थंब रूल भी कहते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड थंब रूल। Kc की यूनिट बेस करते हैं केमिकल इक्वेशन पर,
अभी आगे मैं बताऊंगा, किसी की यूनिट फिक्स यूनिट नहीं होती है, केमिकल इक्वेशन बेस करती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट आ रहा होता है। अच्छा, अगर गैसेस इक्विलिब्रियम दिया हुआ हो, गैसेस इक्विलिब्रियम से मुराद ये कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसेस में अगर आपके पास हो, तो उस सूरत में आप केसी के बजाय केपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पी फॉर प्रेशर। केपी फाइंड आउट कर सकते हैं गैसेस के लिए। केपी भी बराबर किसके होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कि प्रोडक्ट में जितने भी गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर की प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट में जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर के प्रोडक्ट के। तो फिर भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लग जाएगा, लेकिन उस सूरत में हम उसको केसी के बजाय केपी बोलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपके पास यहाँ तो का मसला इन सारे पॉइंट्स में। केसी समझ में आ गया, केसी की एक्सप्लेनेशन। इससे एमसीक्यूज लाजमी बन जाते हैं केसी केस वाले स्लाइड से, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, केसी की यूनिट अगर हम फाइंड आउट करें तो डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट तरह से निकलते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर हम बात करें कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किससे कहते हैं कि मतलब उसमें एक ही रिएक्टेंट जैसे कि अगर मौजूद हो, लेट्स से जैसे PCl5 रिएक्शन करके बन रहा है PCl3 प्लस, अच्छा ये भी सॉरी, इसको मैं अलग तरह से बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि केसी की जो यूनिट होती है ना, केसी हैज नो यूनिट, कि केसी की यूनिट होती नहीं है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा केसी की यूनिट होती है, केसी की यूनिट हर केमिकल इक्वेशन अलग तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, जैसे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से टूटेगा ना, H2 + I2, ठीक है, H2 + I2 में ये ब्रेक हो गया। अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें तो अब क्या होगा कि अगर हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या निकल जाएगी, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है, H2 आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर I2 आ जाएगा, पहले प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट से मुराद यहाँ पर नीचे जो है वो आपके पास HI का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कोफिशिएंट जो है वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो चूंकि ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी स्क्वायर हो गया, और नीचे भी मोलैरिटी हो तो उसका स्क्वायर लगा हुआ, तो दिस इज आल्सो मोलैरिटी स्क्वायर। और आप जानते हैं मोलैरिटी स्क्वायर से मोलैरिटी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो या वन बच जाएगा। इसका मतलब कि इसकी कोई यूनिट उस सूरत में नहीं होगी अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ और बात हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर PCl5 की डिकम्पोजिशन हो जाए, PCl5 है और डिकम्पोज हो रहा है PCl3 + Cl2 में, तो जरा तो इसकी यूनिट आप निकल जाएगी अगर आप चेक करें तो Kc इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये मोलैरिटी का स्क्वायर हो गया अपॉन, और ये एक प्रोडक्ट है नीचे तो m हो गया, तो ये मोलैरिटी से ये कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट आपको सिर्फ कैपिटल M या मोल्स पर DM³ इसकी यूनिट निकल सकती है इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे इस तरह से कहूँ कि लाइक एन, अगर हेबर बोश प्रोसेस है N2 + 3H2, ठीक है, सॉरी, इट फॉर्म्स 2NH3। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वाले स्पेसिफिक इक्वेशन में आप जो है वो आप इसकी यूनिट फाइंड आउट करें, तो आप मुझे यूनिट बताएं क्या यूनिट निकलेगी, N2 + 3H2, इट फॉर्म्स 2NH3। सो बिस्मत शहजाद ने कहा दैट इज मोलैरिटी की पावर -2, तो ये हो गया मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन मोलैरिटी 4, यस, मोलैरिटी की पावर -2 आने वाली है, यस सना अर्शद, नॉट ये -1 आप ला रही है, -1 नहीं आएगी, दैट इज -2 आनी चाहिए, यस,
ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप, अच्छा इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं DM6/मोल², ये भी हो जाएगा अगर आप उसको यूनिट रख दें, तो ये भी सेम है। ठीक है, चूंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का स्क्वायर क्या होगा, मोलैरिटी का स्क्वायर क्या होगा कि मोल²/DM⁶, इसका इन्वर्स कर लो तो DM⁶/मोल²। तो ये दोनों सूरतों में होता है, कभी इस तरह से लिखते हैं कभी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ Kc। नेक्स्ट Kc और Kp के बीच का रिलेशनशिप, दिस यू हैव टू रिमेंबर एज वेल, ये भी आप याद रखें कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम हो तो Kp और Kc बराबर होता है। ठीक है, लेट से मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर H2 और I2 है, 2HI है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है तो Kp इज इक्वल टू Kc। लेकिन अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है रिएक्टेंट से, ठीक है, तो Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, जैसे इस कंडीशन में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स है रिएक्टेंट के, 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। लेकिन अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट से तो Kc बड़ा हो जाएगा Kp से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 3 मोल्स यहाँ पर आपको रिएक्टेंट के मिल रहे, 2 मोल्स प्रोडक्ट के मिल रहे, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि Kp और Kc की वैल्यू में किस तरह से रिलेशन होता है, कब कोई वैल्यू ग्रेटर होती है और कब कोई वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद रखना होता है उसके लिए। अच्छा, Kc की जब एप्लीकेशंस की बात करें, Kc के यूजेज की, तो Kc की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो दो इसके एप्लीकेशंस हैं, दो चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो Kc की वैल्यू डिटरमाइन करती है, बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि रिएक्शन की एक्सटेंशन कितनी है, रिएक्शन कितनी दूर तक गया है। क्योंकि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि स्टार्ट में क्लास के रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट तो होता नहीं। ठीक है, तो अगर वो अगर वो कंप्लीशन तक जब वो जाता ही नहीं तो सूरत में कि एक हद तक जाएगा, एक एक्सटेंशन उसकी होगी, एक एक्सटेंट तक वो पहुंच सकेगा। अब वो कहाँ तक पहुंचेगा ये Kc की वैल्यू बता देती है। ठीक है, मतलब आया कि बिल्कुल प्रोडक्ट बनने के करीब है, या बिल्कुल रिएक्टेंट के स्टार्टिंग में ही है, या जो है वो ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में ही वो कहीं पर मौजूद है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर Kc की वैल्यू कम है, लेस है, ठीक है, तो रिएक्शन स्लो होगा और लेस रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, और कम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मतलब अगर Kc की वैल्यू बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी होने से मुराद है कि पावर माइनस में अगर वैल्यू उसकी आई हुई है, इतनी छोटी वैल्यू है -13 जैसे के, तो उसका मतलब कि रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होगा और लेस रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जब ये डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है, तो उसकी Kc की वैल्यू आती है 10 की पावर -13। तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन HF स्टार्ट में ही, बिल्कुल शुरू में ही इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये मानना होता है ना, जैसे कि रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हम ये समझते हैं कि भाई, नॉर्मली ये समझ रहे होते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो उसके बीच में, के इक्विलिब्रियम उसके मिड में कहीं पर वो आ रहा होता है, कि जैसे कि ये बीच में मिड में यहाँ पर कहीं पर जो है वो इक्विलिब्रियम रीच कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बिल्कुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल 50-50% मौजूद होंगे तभी इक्विलिब्रियम रीच करेगा। तो ये 50-50% वाली कंडीशन का होना लाजमी या जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आधा रिएक्टेंट होगा और आधा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, कभी कभार होता है बिल्कुल एंड में इक्विलिब्रियम रीच हो रही होती है। ठीक है, तो अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत स्मॉलर वैल्यू है Kc की, तो सूरत में क्या होगा कि बहुत स्मॉलर वैल्यू होने की वजह से, बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से जो है थोड़ा सा ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक है, और शुरू में ही इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। इसी के बरक्स अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, बहुत लार्ज हो, जैसे कि ओजोन की जो है डिकम्पोजिशन होती है, तो उसमें Kc की वैल्यू की पावर जो है वो 10 की पावर 55 में होती है। तो इसका वजह ये होती है ना, देखो भाई सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से भी देखोगे तो Kc की है क्या, Kc असल में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना। तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी कब आएगी, जब डेनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो।
मतलब रिएक्टेंट जब बहुत ज्यादा हो तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो उसका मतलब कि रिएक्शन शुरू होते साथ ही इक्विलिब्रियम में रीच कर गया है। और अगर इस केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन एट द एंड ऑफ बिल्कुल एंड पर जाकर जो है वो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। तो अगर केसी की वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन फास्ट होगा, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा। बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता, वरना बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट हो, मॉडरेट मतलब 1 से लेकर 10 के अगर बीच में अगर लाई करती हो, एग्जिस्ट करती हो, तो इक्विलिब्रियम फिर ये वो रिएक्शन होगा इसमें 50% बीच में इक्विलिब्रियम रीच होगा। मतलब जितना रिएक्टेंट उतना ही हद तक कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी होगी। जैसे ये रिएक्शन हमारे पास है तो जिसमें इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड रिएक्शन करके एसाइल एसिटेट और वाटर बनता है, तो इसकी रिएक्शन जो है उसके लिए केसी की वैल्यू 4 आती है। तो ये इसमें क्या होता है 50-50% हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें मौजूद होंगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। अच्छा, इस वाले रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं, व्हाट दिस रिएक्शन वी कॉल, जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक रिएक्शन? जस्ट ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो इसी रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो केसी की वैल्यू इसके लिए 4 आती है। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे आप एप्लीकेशन केसी की। उसके बाद एक और दूसरी जो सेकंड एप्लीकेशन जो केसी की होती है वो ये कि केसी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि केस के अगर इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसको हम लोग कहते हैं केसी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी वक्त दूसरे वक्त पर अगर हम जो है वो केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्यू कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का रेशियो होता है। तो अगर क्यू और केसी बराबर होगा तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है, और अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और क्यू की वैल्यू अगर लेस देन केसी आ जाती है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वो कंडीशन है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है क्या बैकवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो कि हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी जो है 100% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ली चार्टलर प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ली चार्टलर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या होती है कि भाई ये कहता है कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है पहले से, तो और अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर प्रेशर या वॉल्यूम में चेंजिंग करते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करके अपने उस चेंज को अंडू करने की कोशिश करता है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट के स्टेट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वो हमेशा हमेशा जो है वो अपनी स्टेट बरकरार रखना चाहते हैं इक्विलिब्रियम की, और अगर उसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, उसमें अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन खुद ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके उस स्ट्रेस को अंडू कर देता है, खत्म कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें 4 तरह की चेंजिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज सिंपल है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप जो है वो अगर आप रिएक्टेंट से जो है वो सब्सटेंस को निकाल रहे हो, रिएक्टेंट के वैल्यू अमाउंट को कम कर रहे हो, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, और अगर आप प्रोडक्ट से अमाउंट को कम कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। पहला चेंज तो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, कि कंसंट्रेशन क्या होता है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सेम इसी तरह से टेम्परेचर चेंज भी होता है। टेम्परेचर चेंज में क्या होता है कि 2 तरह के रिएक्शन हमारे पास होते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ठीक है, डिक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड आता है।
जैसे कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम कार्बन लाइम मिश्रण की डिकम्पोज, कोई भी एंडोथर्मिक है रिएक्शन, तो उसमें टेम्परेचर हाई करने पर फॉरवर्ड जाएगा और लो करने पर बैकवर्ड आएगा। इसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए उल्टा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए होता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं कि वो गैसेस रिएक्शन नहीं है, बल्कि किसी रिएक्शन में आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड्स या फिर सिर्फ सॉलिड्स हैं, तो ऐसे रिएक्शंस में जो है वो प्रेशर चेंज जो है वो कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ गैसेस रिएक्शंस के लिए जो है वो प्रेशर चेंज मैटर करता है। ठीक है, तो अगर कोई गैसेस रिएक्शन है तो उसके अंदर भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे H2 प्लस I2 2H है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, डिक्रीज करने पर बैकवर्ड मूव करेगा। जैसे हेबर-बोश प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में 4 मोल होते हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड आएगा। अगर इसी का उलट हो जाए कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट से, तो इंक्रीज करने पर प्रेशर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड आएगा। जैसे NO2 के यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जब एड रिएक्शन करता है तो N2O4 बनता है। यहाँ 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर है, यहाँ पर शायद गलती होगी, इसको इस तरह से होना चाहिए था कि N2O4 और यहाँ पर होना चाहिए था 2NO2, यही जो इससे पहले था इस तरह से। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो अब यहाँ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और कैटलिस्ट के लिहाज से याद रखें कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रही होती है। कैटलिस्ट बजाय खुद रिएक्शन के डायरेक्शन पर अल्टरेशन नहीं करती, बल्कि वो अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेट में मूव कर रहा होता है तो उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन को कंप्लीट करने की समझ लें स्पीड को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो एक तरह से कैटलिस्ट का इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन पे होता है। ली चार्टर प्रिंसिपल के फिर 2 एप्लीकेशंस हैं, ये भी आप जानते हैं। फर्स्ट इज हेबर प्रोसेस, सेकंड इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं, और ये डेल्टा H इसमें नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, अब चूंकि कंसंट्रेशन के लास्ट, अब इसकी हमें 100% के लिए मैक्सिमम यील्ड हमें अमोनिया गैस की हासिल करनी है, तो सूरत में क्या करना पड़ेगा कि हमें ये 4 तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी। पहली बात है कंसंट्रेशन। तो अब आप बताएं कि अगर आपको ज्यादा अमोनिया हासिल करना है तो किसी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? अगर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन आपको चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए आपको अमोनिया गैस की, तो आप किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे? यस, ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर देंगे। अब टेम्परेचर क्या रखा जाएगा, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर पता हाई रखेंगे कि लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराना है रिएक्शन को। ओके, यस, बिस्मा शहजाद वगैरह ठीक कह रहे, सही है। 450 से 500 लो टेम्परेचर रखेंगे, डिक्रीज करेंगे। अच्छा, प्रेशर क्या रखेंगे, हाई के लो? यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा? हाई प्रेशर होगा। क्यों हाई प्रेशर होगा? यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 4 मोल्स है और यहाँ पर 2 मोल्स है, तो प्रोडक्ट के मोल अगर ज्यादा है तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, इसलिए 450 से 1000 ATM तक प्रेशर डेवलप करते हैं। और कैटलिस्ट में हम फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े लोहे के इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। इस तरह से कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें कॉन्टेक्ट टावर के अंदर एक रिएक्शन होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन भी होता है रिवर्सिबल। अब इसमें भी सेम यही है कि अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ानी पड़ेगी? सिंपल है, इस बार भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब चूंकि फिर से एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, तो टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे लो टेम्परेचर। प्रेशर फिर से क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2 लगा दो। ओके ओके, ये 3 मोल और 2 मोल, तो फिर से रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है,
तो यहाँ पर प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। लेकिन हाई प्रेशर रखना तो चाहिए, लेकिन रखते नहीं हाई प्रेशर, बिकॉज चूंकि ओपन कंटेनर में, एक बड़े कंटेनर के अंदर ये किया जा रहा होता है। इसमें क्या होती है बच्चों, हवा की जरूरत होती है। मेरी बात समझो जरा इसमें। हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हेबर प्रोसेस में हवा नहीं चाहिए हमें। क्योंकि हमें हवा नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसके लिए हम इसको बंद कंटेनर में कर सकते हैं, और बंद कंटेनर के अंदर हम प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। मोर अमाउंट ऑफ लाइक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस तो एटमॉस्फेयर से चाहिए होगा। तो हम ये ओपन कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो कंटेनर खुला होता है। तो ओपन कंटेनर में यह करना पॉसिबल नहीं है कि आप उसके प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर सकते। खुला हुआ कंटेनर जो है वो नॉर्मल प्रेशर पे ही काम करता है, जैसे 1 atm पे। दैट्स वाई उसके हाई प्रेशर होना तो चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो हम इसका प्रेशर 1 atm ही रखते हैं, उसको इंक्रीज नहीं करते कर पाते। ठीक है। बाकी जो कैटलिस्ट है उसमें ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इस्तेमाल किए जाते हैं रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, स्पीड को, ये कैटलिस्ट यूज होता है ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर वेपर हो सके। ठीक है। दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ लीच चार्टर प्रिंसिपल। वेरी सिंपल, हेबर्स प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये यहाँ तक एक हमारा पार्ट खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी शायद थोड़ी देर में मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये असेसमेंट को सवाल आपको पूछना है, समझ में आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? ओके। तो यहाँ तक तो मसला नहीं है किसी को कोई। में क्या होता है कि हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड्स में चेंज हो रहे होते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारा क्या चीज हो गए, जैसे कि सॉल्ट वगैरह हो गए। तो सॉल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो फिर वहां पर एक आयनिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो उसमें दो तरह के सॉल्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है। सॉल्ट एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक सॉल्ट हमारे पास होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, और एक सॉल्ट हमारे पास होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है। तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट भी होते हैं और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट भी होते हैं। अच्छा, इसमें जस्ट वेट फॉर 5 minutes, आई एम कमिंग बैक। जस्ट वेट फॉर 5 minutes एवरी स्टूडेंट प्लीज। So don't go away, just stay here.
Okay, now everybody, yes, you can listen to me again. So just I want to show something now about the solubility के salt दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास जो है वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं और एक स्लाइटली इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है. तो उसके लिए सिंपल जो है वो यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप याद रखें. तो ये आपको ये 3 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे उसके लिए, दैट इज सिल्मी, कबाले, सोपाम. ठीक है, तो ये सिल्मी, कबाले, सोपाम, इस तरह से SILM सिल्मी हो गया, कबाले यहाँ पर और सोपाम यहाँ पर. सिल्मी मतलब सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, और कबाले मतलब कैल्शियम, बेरियम, लेड, और सोपाम मतलब सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम. ठीक है, तो ये आप ये वर्ड्स 3 वर्ड्स याद करने हैं, सिल्मी, कबाले, सोपाम. अब इसके हमें क्या पता लगेगा सॉल्युबिलिटी की, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है. ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट्स की जब हम बात करें तो सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल नाइट्रेट कोई भी नहीं होता. जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, वो सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं. ठीक है, जब हम क्लोराइड्स की बात करें तो सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं सवाए सिल्मी के. इनसॉल्युबल सिर्फ सिल्मी, सिल्मी क्लोराइड, सिल्मी मतलब सिल्वर, लेड और मर्क्यूरी. ये 3 क्लोराइड्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं. ठीक है, उसके बाद सल्फेट्स की बात करें तो सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ 3 सल्फेट ऐसे हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं. वो है कबाले. कबाले मतलब कैल्शियम, बेरियम, लेड, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट. ये 3 सल्फेट होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, और उसके बाद कार्बोनेट्स की बात करें, सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, कार्बोनेट्स पानी में कोई भी हल नहीं होते हैं. सिर्फ 3 ऐसे हैं जो हल हो जाते हैं, वो है सोपाम. सोपाम मतलब सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम. तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट. दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. इट्स अगेन बता दो तो आपको जस्ट याद करना है सिल्मी, कबाले, सोपाम. इससे आपको दैट इज सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, कैल्शियम, बेरियम, लेड, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम. सारे नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कोई इनसॉल्युबल नहीं होता. क्लोराइड सारे सॉल्युबल होते हैं, सिल्मी जो है वो इनसॉल्युबल होता है. सल्फेट सारे सॉल्युबल होते हैं, कबाले इनसॉल्युबल होता है. कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोपाम जो है वो सॉल्युबल होता है. ठीक है, आगे बस समझ में ट्रिक समझ में आ रही है आपको, मैंने किस तरह से ये इस चीज को बताया है, ये समझ में आया आपको. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. हैव यू गॉट दिस? ओके. So this was the thing which I was searching for the 5 minutes. Okay. नेक्स्ट है इसके यहाँ पे दोबारा वापस आते हैं कि कुछ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, कुछ स्पेरिंगली स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जिनको हम इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कह सकते हैं. और आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर, क्योंकि इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उन्हीं में इक्विलिब्रियम रीच होता है डिसॉल्व सॉल्ट और अनडिसॉल्व सॉल्ट के बीच में. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है ये याद रखें सबसे पहले तो ग्राम्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. मतलब कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और उसकी यूनिट हो जाए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. इसी का एक होता है मोलैरिटी. मोलैरिटी होती है मोल्स पर डीएम क्यूब, वो ग्राम पर डीएम क्यूब नहीं होती है. तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन हो और अगर आपको मोलैरिटी की तरफ जाना तो जस्ट यू हैव टू डिवाइड सॉल्युबिलिटी बाय MFM. तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी आपको पता लग जाएगा. क्योंकि सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी के बीच में जो फर्क है वो सिर्फ सॉल्युबिलिटी में ग्राम होता है और मोलैरिटी में मोल होते हैं. और आप ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास करोगे. दिस इज द फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग सॉल्युबिलिटी टू मोलैरिटी. ठीक है, अच्छा इसके बाद एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इसमें क्या वही सेम वही डेरिवेशन होती है कि आपने जो है वो क्या किया है कि भाई एक बीकर लिया है, जस्ट यू हैव टू का बीकर, और बीकर में क्या है कि बीकर में आपने पानी डाला. ठीक है, सो हियर इज अ बीकर एंड इन द बीकर, तो इसके अंदर आपने पानी डाल दिया. ठीक है, और पानी डालने के बाद इसके अंदर आपने क्या किया कि कोई जो है वो सॉल्ट एंटर कर दिया. तो सॉल्ट एंटर कर दिया तो ये एक सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है. तब होगा क्या कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा कि जाहिर सी बात है सॉल्युबल नहीं है, तो थोड़ा सा 1% तक क्या होगा कि ये डिसॉल्व हो जाएगा बस.
1% तक इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ये डिसॉल्व हो जाएगा, 1% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबल सॉल्ट भी होगा, इसके अंदर इनसॉल्युबल सॉल्ट भी होगा, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं दैट वी कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है, जो Ag प्लस Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक तो जो है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि सॉलिड AgCl की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर। ठीक है, क्लास ड्यूरेशन कितनी है? बस 15 मिनट्स और, इसके बाद हो जाएगा खत्म। तो AgCl को हम क्या करेंगे कि किसी से सब मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये केसी से जब AgCl मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको एक नया कांस्टेंट बना देंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड KSP। KSP कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसमें प्रोडक्ट नहीं होता, जस्ट रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो KSP को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होता है आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयन। ये जो डिसॉल्व्ड आयन है पानी के अंदर, उनके जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो KSP कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं KSP वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। KSP की जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो KSP की एप्लीकेशंस हमारे पास जो है वो एक ही एप्लीकेशन है, प्रिसिपिटेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर उसके पीपीटी की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, तो दैट्स कॉल्ड प्रिसिपिटेशन के लिए। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है तो पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो आप निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन KSP है तो पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई भी सॉल्ट है, मैंने आपको AgCl दे दिया और बोला कि किसी भी पॉइंट पर Ag की कंसंट्रेशन इतनी है और जो Cl की कंसंट्रेशन है वो मैं आपको दे दूं कि वो इतनी मोलर है। ठीक है, तो और आपको मैं साथ में KSP पे भी बता दूं कि KSP जो AgCl का होता है वो इतना होता है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट, और उसको आप कंपेयर कर दोगे KSP से। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन KSP होगी तो पीपीटी नहीं बनेगी, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन KSP होगी तो पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज सिंपल वन। और सबसे लास्ट टॉपिक इसका हमारे पास होता है चैप्टर 6 का, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन, जैसे कि अगर एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के में अगर आप किसी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल देते हो जिसमें कॉमन आयन हो, तो जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन, जैसे AgCl और NaCl। जब AgCl की बात करेंगे तो AgCl एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है। AgCl है कि जब वो पानी में हल होगा तो इस तरह से हल होगा कि वो Ag पॉजिटिव पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव में, और आप जानते हैं बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होगा बिकॉज स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है। अगर इसी में हम NaCl डाल दें, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये 100% क्या होगा कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन आयन आ गया Cl नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड मूव कर जाएगा, और रिएक्शन बैकवर्ड मूव जब करेगा तो ये जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी थी वो भी सप्रेस हो जाएगी, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर एक ऐसा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दो जिसके अंदर कॉमन आयन मौजूद हो, तो जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है वो टोटली सप्रेस हो जाती है, जो पहले थोड़ा सा डिसॉल्व हो रहा था वो भी इनसॉल्युबल हो जाता है। इस कॉमन आयन इफेक्ट को ज्यादातर हम क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं प्रिसिपिटेशन करने के लिए। हमें चेक करना होता है ना, सेकंड में प्रैक्टिकल जो किया था कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्ट मौजूद है, उसके आयंस को निकालने के लिए पीपीटी की सूरत में बाहर हम कॉमन आयन इफेक्ट ही इस्तेमाल किया करते थे, जिसको हम CT कहते थे, कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह किया करते थे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इट। कुछ MCQs कर ही लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 7 के हैं, बफर सॉल्यूशन वगैरह चले, ठीक है, बस 6-7 MCQs कर लेते हैं कि केसी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये कौन सा कंपाउंड है, दैट इज ओके HI is 50। अच्छा, डिसोसिएशन के लिए कितनी होगी केसी की वैल्यू फिर, ये इसको सोच के बताएं कि केसी की वैल्यू फॉर सिंथेसिस ऑफ HI की सिंथेसिस के लिए मतलब H2 + I2, ठीक है, ये बन जाता है 2HI। तो इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू जो है वो 50 है, इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू 50 है। यस, सैयद अनीकुल हसन, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो न्यूमेरिकल मैंने कराए भी नहीं कोई, ये मैं MCQs बता रहा हूँ। ठीक है,
न्यूमेरिकल्स तो मैंने कुछ भी नहीं करा, न्यूमेरिकल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके, जिसमें आइस टेबल वगैरह बन रही होती है, इनिशियल चेंज, इक्विलिब्रियम, ये सब नहीं कराया मैंने। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं जो डायरेक्ट आंसर लगने पे आंसर आ जाते हैं फॉर्मूला लगाने पे। तो यहाँ पर देखें इसके लिए तो 50 है वैल्यू। इसी का अगर रिवर्स कर ले, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक हो जाना, K2HI है, ये ब्रेक हो रहा है H2+I2 में। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी Kc की, तो बता सकता है? विच ऑप्शन विल द करेक्ट वन? 50 नहीं होगी, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चूंकि भाई सिंपल सी बात है ना कि Kc की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की होती है, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर चूंकि रिएक्शन का रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर Kc भी उल्टा हो जाएगा, जैसे रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मतलब जो भी आंसर होगा इसका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1/50 पे। 1/50 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? 1/50, 0.02, 0.2 डी आएगा ना, 0.02, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 73 ग्राम HCl को डिसॉल्व किया जा रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो एक्टिव मास कितना होगा HCl का? एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन बहुत सिंपल है, इसका आंसर बताएं, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। नोबडी कैन टेल मी द आंसर, बहुत सिंपल है, कहां हो गया है सब। नहीं समझ में आ रहा किसी को भी कैसे होगा ये? यस प्लीज। देखिए भाई 73 ग्राम HCl है ना, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, तो उसका एक्टिव मास मतलब उसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है, मतलब मोलैरिटी आपको बतानी है। तो मोलैरिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल, मोल्स अपॉन डीएम क्यूब। 73 ग्राम ऑफ HCl है, मोल कितने होंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 73 अपॉन 35.5 प्लस 1, दैट इज 36.5। ये होगी आपके पास 73 डिवाइड बाय 36.5, तो दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये आंसर शायद आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये शायद ये सारे ही आंसर्स करेक्ट नहीं है, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ रिएक्शन A plus B इट फॉर्म्स 2 अमोनिया
वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, बताओ किन चीजों पर डिपेंड करेगी इस रिएक्शन में? केसी की वैल्यू। Just please tell me the answer of this third question. D is the correct answer. The temperature सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी केसी की वैल्यू, बाकी इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अगर H2 और I2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यह सी होगा इसका आंसर, रिमेन सेम, क्योंकि केसी की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार गैसेस हैं ABCD सिस्टम ऑफ गैसेस, उनमें चारों के पार्शियल प्रेशर आपको दे दिए गए, ए का, B, C, D सबका। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहाँ केपी की वैल्यू निकाल कर दिखाई कितनी निकलेगी केपी? ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर सी? सी आ रहा है कि बी आ रहा है? इसमें करना किस तरह होगा? 0.30 दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.50 का क्यूब, जो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 0.20, और उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमें 0.10 के होल स्क्वायर से। तो उसमें क्या आंसर आ रहा है? बी आएगा ना इसका, दैट शुड बी बी, 18.75। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, A+B C बना रहा है, और इक्विलिब्रियम पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पहुंच गया। सी की फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब सी के अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए, अगर हम सी के अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो? जस्ट कुलसुम और मोमिना ने, बाकी सबने ए कहा। रेजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर रेज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये वेबर बुश प्रोसेस दिया हुआ है कि केसी की वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करेगी इन चारों में से?
या सी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल, क्योंकि केसी की वैल्यू जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, उसी की लास्ट से कम या ज्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल essentially इंक्रीज द yield ऑफ प्रोडक्ट एंड एट इक्विलिब्रियम। मतलब कौन से चेंजेस हैं जो कि प्रोडक्ट की yield को बढ़ा देंगे, लाजमी बढ़ा देंगे, मतलब हर सूरत में बढ़ाएंगे चेंजेस करने पर। कौन सा ऐसा चेंज जो करने पर लाजमी प्रोडक्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा? यस, डी है। ओरिजिनल रिएक्टेंट्स की जैसी वॉल्यूम बढ़ाते हैं आप, उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो लाजमी प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। देखिए सिस्टम मौजूद है P + 2Q = R। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये गिवन है, सबकी केस ही बताना है इसमें, ठीक है। आया आंसर किसी का ठीक करेक्ट? सना अरशद कह रही है 2500, 10 ज्यादा कह रही हैं आप। आई थिंक ठीक है, तो मतलब सारी आंसर गलत हो रहे हैं। 2500 आएगा, 2500 ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इन अ 2 लीटर्स फ्लास्क वुड बी। मतलब 64 ग्राम HI है 2 लीटर फ्लास्क में, तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी मोलारिटी चेक कीजिए कितनी होगी। मोमना कह रही है डी। बाकी और आंसर ओके, मतलब डी ही करेक्ट आंसर है। उमीमा भी डी कह रही है, अनीकुल हसन भी डी कह रहे हैं। एक रिएक्शन है, अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसकी सिंथेसिस है। 721 केल्विन पर Kc की वैल्यू थी 50। अगर 0.5 मोल H2 और I2 को ऐड किया जाए सिस्टम में, तो Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई थिंक कि ये ठीक है, बताएं जरा इसमें। ठीक है, सी ही रहेगी, बिकॉज कंसंट्रेशन को चेंज करने से Kc की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट्स इट। और भी एमसीक्यूज हैं इसके, अभी फिलहाल जितने मुझसे भी बन सके तो मैंने उतने बना दिए थे। बाकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले एमसीक्यूज उसके रहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट ईयर हम चैप्टर 7 भी स्टार्ट करेंगे। बस 2 चैप्टर रहते हैं फर्स्ट ईयर के आपके, एक सोल्यूशन एंड सस्पेंशन रहता है, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और एक आपका केमिकल काइनेटिक्स रहता है। बस उसके बाद ये फर्स्ट ईयर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेक्चर्स के लिए सिंपल वही तरीका है कि मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है वो रिवीजन लेक्चर्स के लिए जितने स्टूडेंट्स फिर से दोबारा मौजूद हैं, तो वो लाजमी जो है वो यूट्यूब के थ्रू रिवीजन लेक्चर्स को गेट कर लें सारे बच्चे। मैं लिंक्स वगैरह शेयर करता भी रहता हूँ ग्रुप पर, ठीक है। तो लाजमी कोशिश करें कि आप उसमें जो है वो इसको हासिल कर लें, उसकी शेयरिंग कर लें, ठीक है। सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यहाँ आप क्या क्या लिखना पड़ेगा कि आपको जस्ट सर यूट्यूब पे आप जाएं, आप सर नसीम जुल्फ़िकार पे जैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट मेरे जो है वो चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक इट डाउन हेयर, और जब आप उसको क्लिक करेंगे देन आप वीडियोस पे जाएं, ठीक है। जब आप वीडियोस पर जाएंगे तो आपको जो है वो एप्टीट्यूड के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, बाकी इंटरमीडिएट के भी क्लास लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें सारे चीज़ के जितने भी हमने पढ़े हुए हैं इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, और साथ में जो है वो इसके साथ ही केमिस्ट्री के भी इसके अंदर आपको लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स की पुरानी चीज़ें रह गई हैं, वो क्लास छूट गई है, तो मैंने एप्टीट्यूड के तो सारे ही मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं स्टार्ट टू एंड, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, कल डिफरेंट फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही हम रखते हैं इसमें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, अल्लाह हाफिज़।